हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। आज हम लोग सॉर्गम का पार्ट 2 करने वाले हैं सॉर्गम कल्टीवेशन में। उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि हम लोगों के 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं आशा करती हूँ हमारी फैमिली ऐसी बढ़ती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉर्गम में क्या पढ़ा था, सॉर्गम कल्टीवेशन में उसका इंट्रो पढ़ा था, उसका साइंटिफिक नेम, सॉर्गम बाइकोलर, क्रोमोसोम कितना होता है, N10, कॉमन नेम क्या है, ओरिजिन कहाँ से है, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कैसे ये जो है इंडिसिपल क्रॉप बोला जा रहा है, मतलब सबसे नेसेसरी क्रॉप इसको माना जा रहा था ह्यूमन काइंड के लिए। फिर हमने इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस पढ़ा था कि कैसे सॉर्गम जो है वो कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है, किस रीजन्स में सेमी एरिड और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो किया जाता है, उसकी अडेप्टेशन कितनी ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा टॉलरेंट है और हाई एनर्जी देने वाला क्रॉप है। फिर हमने पढ़ा था कि लाइफ स्टॉक मार्केट में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, पोल्ट्री वगैरह में, पॉक इंडस्ट्रीज़ में। फिर हमने पढ़ा था कल्चरल प्रैक्टिसेस के सीज़न के हिसाब से कि 4 टाइप से होता है, जिसमें जनवरी टू फैब एक सीज़न हो गया, अप्रैल टू मई अलग हो गया, जून टू जुलाई और फिर सितंबर से अक्टूबर। फिर हमने इसकी कुछ वेराइटीज़ पढ़ी थी, को 26, को 1, पायूर 1, पायूर 2, टॉल के 11, ये सब वेराइटीज़ पढ़ी थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर हमने देखा था कि कैसे किस टाइप के हम सीड्स लेते हैं जो कि डिजीज़ फ्री हो और अच्छी वैरायटी की हो। फिर हमने पढ़ा था सीड रेट कितना होता है, तो इरीगेटेड में ट्रांसप्लांटेड होगा और दूसरा डायरेक्ट सोइंग होगा। ट्रांसप्लांटिंग में 2.5 kg कम लगता है, ठीक है, डायरेक्ट सोइंग से। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी थी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो ट्रांसप्लांटिंग में कितना था, 7.5 kg पर हेक्टेयर, डायरेक्ट सोइंग में कितना था, तो 10 kg पर हेक्टेयर। फिर एक तो इरीगेटेड होता है और दूसरा कौन सा होता है हम लोग का, रेनफेड। रेनफेड में कितना था, तो 15 kg पर हेक्टेयर। मेनली सोरगम को एज अ रेनफेड ही ग्रो किया जाता है, लेकिन कुछ रीजन्स में जहाँ पे रेनफॉल उतनी अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे रेनफॉल बेल्ट उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे इरिगेशन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। फिर हमने एडवांटेजेस पढ़े थे ट्रांसप्लांटेड क्रॉप की, क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। फिर हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो हमने पहले ही पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में इरीगेटेड पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में रेनफिट करके और रटून सॉर्गम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इरीगेटेड में हम देखेंगे कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए नर्सरी कैसे प्रिपेयर किया जाती है। हम स्टार्टिंग से ही करते जा रहे हैं। अगर हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नर्सरी प्रिपरेशन, फिर उसमें हम सीड का प्री ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसमें सीड बेड बनाते हैं, नर्सरी जो बनाते हैं हम अपना, वहाँ पे सीड बेड बनाते हैं, उसका सीड रेट देखते हैं, उसमें स्पेसिंग देखते हैं। फिर उसको जब हम वहाँ पे प्लांट कर देते हैं ताकि वो सीडलिंग स्टेज तक वहाँ बन जाए, तो फिर हम ध्यान रखते हैं उसमें वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फर्टिलाइज़र एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जिसमें सबसे कॉमन होता है कि 12.5 टन पर हेक्टेयर FIM या कंपोस्ट डालना होता है, ठीक है। ये सबसे मतलब हर, अगर जैसे होता है ना फर्टिलाइज़र मन्योर वाला भूल जाए कि कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये चीज़ तो ज़रूर होगी। उसके बाद वही 20 पैकेट एजोफोस डाल दो, या फिर 10 पैकेट एजोस्पेरुलम और 10 पैकेट फॉस्फोबैक्टीरिया डाल दो। ये हमने पढ़ना है फर्टिलाइज़र में। तो ये 2 पॉइंट्स जो है वो हर क्रॉप के लिए कॉमन है, खरीफ में जब भी आप पढ़ेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम करेंगे नर्सरी, फिर मैंने आपको बोला सीड प्रिपरेशन ट्रीटमेंट, उसके बाद सोइंग कैसे करना है, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, फिर हम मेन फील्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले नर्सरी। तो नर्सरी बनाने के लिए, मतलब सीडलिंग्स करने के लिए हम क्या करेंगे, 300 मीटर स्क्वायर एरिया लेंगे फॉर 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के लिए 300 मीटर स्क्वायर का एरिया लेंगे। अगर सेंट्स में बोले तो कितना, 7.5, ठीक है। सेंट में बोले तो 7.5, वैसे 300 ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर एरिया 1 हेक्टेयर के लिए, ठीक है। इसमें हम अप्लाई करेंगे 750 ग्राम FIM और कंपोस्ट, और फिर 500 और डालेंगे FIM, ठीक है, सोइंग करने के बाद। स्प्रेड करना है हमें मैन्योर को। पहले तो क्या करना है, जो हमारी फील्ड होगी वो अनप्लो होगी, तो उसमें सबसे पहले हम मैन्योर डालेंगे, ठीक है। उसको अच्छे से मैन्योर के साथ उसको प्लो कर देंगे, टिलेज कर देंगे। फिर उसमें हम डालेंगे 750 ग्राम FIM, फिर उसमें हम जब सीड ग्रो कर देंगे उसके बाद 500 kg FIM और डालेंगे, ठीक। हम जो नर्सरी बनाएंगे वो 3 यूनिट्स में होंगी, ठीक है। मतलब ऐसे 1 यूनिट, फिर स्पेसिंग देके 30 सेंटीमीटर का उनके बीच का गैप, फिर 1 यूनिट, फिर 30 का गैप और फिर 1 यूनिट,
3 यूनिट्स ऐसी बनेंगी और उनका साइज़ क्या होगा, 2 मीटर और 1.5 मीटर, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ 2 और 1.5 होगा, और दो जो 3 जो बनेंगे सेपरेट यूनिट्स, उनके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होगा। वो बेसिकली इरिगेशन चैनल होगा। और जो भी सॉइल उस मतलब जैसे चैनल बना रहे हैं तो उसमें से सारी सॉइल निकालेंगे, वो सॉइल को पूरा अच्छे से इंटरस्पेस के लिए इवैक्यूएट कर लेंगे और उसे हम अपने बेड को रेस करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 3 यूनिट्स हुई, 2 और 1.5 मीटर की, उनके बीच में एक 30 सेंटीमीटर का गैप जो रहेगा उसको अच्छे से उसमें से सॉइल ऐसे करके इवैक्यूएट कर लेंगे ताकि पानी अच्छे से इरिगेशन चैनल हो जाए, और ड्रेनेज चैनल भी बनाएंगे उसी तरीके से। और जो सॉइल हमने वहाँ से इवैक्यूएट किया है उसे नर्सरी को रेस करने के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक। ये ऐसे बन गई हमारी नर्सरी। अब क्या करेंगे, सीड को सो करने से पहले उसका प्री ट्रीटमेंट करेंगे। तो प्री ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो सोइंग के 24 घंटे पहले हम सीड को कार्बाबेंजीमाइन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, हर में हमने पढ़ा है कि हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बेंडाजीमिन, ठीक है, या जीमाइन भी बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं, या उसकी जगह कैप्टन और थीरम भी यूज़ कर सकते हैं, थायरम, दो प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। उसको कितना लेना है, तो 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, ठीक। उसके बाद सीड को हम ट्रीट करेंगे 3 पैकेट्स ऑफ एजोस्पाइरुलम एंड 3 पैकेट्स ऑफ फॉस्फोबैक्टीरिया, या इसकी जगह हम 6 पैकेट्स ले सकते हैं एजोफॉस के, ठीक है, यूजिंग राइस ग्र्यूल एज अ बाइंडर। हमारा सीड ट्रीट हो गया, उसको भाई उसके अंदर डिप करके रखा, फिर उसको स्प्राउट होने देंगे 24 आवर के लिए, स्प्राउटिंग के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद उसकी सोइंग करेंगे। अब सोइंग कैसे करेंगे, तो हम शेलो रिल्स बनाएंगे अपनी नर्सरी में, 1-1 सेंटीमीटर का, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, 1-1 सेंटीमीटर का शेलो रिल्स बनाने हैं। कैसे बनाइएगा, तो अपने फिंगर्स को वही वर्टिकली ऐसे उसमें सॉइल में डिप करते 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 आपको बनाना है। सीड को ब्रॉडकास्ट कर देंगे 7.5 kg, हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं ना, तो कितना लेना है सीड रेट, 7.5। अगर डायरेक्ट सोइंग कर रहे होते तब ब्रॉडकास्टिंग करते तो सीड कितना लेते हैं, 10 kg। तो ब्रॉडकास्ट कर देंगे मैनुअली 7.5 kg ट्रीटेड सीड को बेड पे, और फिर उसके बाद वो जो रिल्स बनाई थी उनको हल्के एकदम लाइट हैंड से सॉइल से कवर कर देंगे। अब सोइंग भी हो गई, तो अब क्या करेंगे, उसमें वाटर मैनेजमेंट और वीड मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो हमने भी बात की थी ना, 3 हमने नर्सरी यूनिट्स बनाई हैं, तो हर एक को हम लोग प्रोवाइड कराएंगे इनलेट्स इरिगेशन के लिए, ठीक है। अलाउ वाटर टू एंटर थ्रू इनलेट्स एंड कवर ऑल द चैनल्स टिल द रेज्ड बेड्स आर वेट एंड देन कट ऑफ द वाटर। एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाइप्स। जिस टाइप का सॉइल हमारा होगा, मतलब वो 2 टाइप के होते हैं ना, दो क्या, इंडिया में तो 8-9 टाइप के होते हैं, उसमें से जैसे अगर मान लीजिए आपका रेड सॉइल है, सोरगम आप रेड सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, तो आपको 4 से 5 दिन के इंटरवल पे उसको इरिगेट करते रहना होगा। वहीं अगर आप ब्लैक सॉइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको 5 से 6 दिन के इंटरवल पे इरिगेशन को मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आपका सॉइल किस टाइप का है, क्योंकि उसके हिसाब से आप अपना इरिगेशन करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात जो है, ये जो है कि डू नॉट कीप द सीडलिंग इन नर्सरी फॉर मोर देन 18 डेज। क्यों, क्योंकि अगर आपकी सीडलिंग्स ओल्ड होंगी, ठीक है, तो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है और उसकी जो यील्ड होती है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो सीड की यील्ड होगी वो जो आप सोच रहे हो उससे कई ज़्यादा कम होगी। इसलिए सॉर्गम में ये बात का ध्यान रखना, सॉर्गम क्या, हर क्रॉप में ये बात ध्यान रखना होता है कि आप ट्रांसप्लांटिंग का जितना टाइम है उससे ज़्यादा एक्सीड ना कर जाए, ठीक है। तो और सॉर्गम में ही स्पेशली होता है, सॉर्गम जो है वो इस चीज़ के लिए भी काफ़ी सेंसिटिव है और इरिगेशन को लेके भी काफ़ी सेंसिटिव होता है कि अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो दिक्कत, कम कर दिया तो दिक्कत, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती है। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट वैरायटी है, ठीक है। तो आप सीडलिंग जो नर्सरी में उसको 18 दिन से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 18 दिन के अंदर अंदर उसको आप ट्रांसप्लांट कर लेंगे, क्योंकि अगर आपकी सीडलिंग ओल्ड होगी तो उसकी यील्ड जो है उतनी अच्छी नहीं आएगी और उसकी ग्रोथ भी मतलब ड्राफ्ट रह जाएगा या उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी उसमें से। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपकी नर्सरी में जो क्रैक लाइन्स आ जाती हैं सॉइल में वो ना आए, ठीक है। आपको प्रॉपर इरिगेशन करना है, क्रैक लाइन्स नहीं आनी चाहिए। फिर इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, मेन फील्ड प्रिपरेशन करेंगे। वीड मैनेजमेंट तो आपको हैंड होइंग या फिर हैंडली मतलब मैनुअली आप उसमें से वीड्स निकाल दीजिए अगर आपको दिखता है, ठीक।
कुछ स्पेसिफिक वही नहीं, रोटेटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका गैप अच्छा खासा आपने दिया है तो। फिर आता है आपका मेन फील्ड प्रिपरेशन। सबसे पहले आप इसमें प्लोइंग करेंगे, तो फील्ड को आयरन प्लो से एक बार या 2 बार प्लो कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि सोरगम जो है उसमें बहुत ज़्यादा फाइन टिल्थ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फाइन हो जाता है ना तो सोरगम में जर्मिनेशन में प्रॉब्लम देता है, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, देखिए, सोरगम डज नॉट रिक्वायर फाइन टिल्थ सिंस फाइन टिल्थ एडवर्सली इफेक्ट्स द जर्मिनेशन एंड यील्ड इन केस ऑफ डायरेक्ट सोइंग, इसलिए हमें फाइन टिल्थ नहीं चाहिए, इसलिए हम मैनुअली आयरन प्लो से एक बार 2 बार उसको कर देंगे प्लो। टू ओवरकम सबसॉइल हार्ड पैनल, अब रेड सॉइल में 2 टाइप की होती है ना, एजीफोल और एक और होती है, तो उसमें जो हार्डनेस आ जाती है, हार्ड पैन बन जाते हैं, उससे ओवरकम करने के लिए आप क्या करिएगा, अगर आपका एफिसोल सॉइल है, एल्फीसोल सॉइल, तो उसमें चिजल कीजिए फील्ड को 0.5 मीटर इंटरवल टू द डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑन बोथ डायरेक्शन, ओके, दिस एंड दिस ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ फील्ड, followed by disc plowing once and cultivator plowing twice, help to increase the yield of sorghum and succeeding black gram and ground also। मतलब वो हमने पढ़ा था ना, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग और सक्सीडिंग होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस टाइप से जो रिले क्रॉपिंग होती है, तो उन सब में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैसे आपने सोरगम उगाया, सोरगम के बाद ब्लैक ग्राम या ग्राउंड ग्राम उगाया या उसके साथ ही उगाया, तो उसके लिए भी ये उसके इंक्रीज़ करने में यील्ड को हेल्प करती है, ठीक है, इसलिए। और एक तो इंक्रीज़ कर देगी यील्ड आपका, और दूसरा जो आपका हार्ड पैन होगा, सॉइल का बन गया होगा, उसको भी ओवरकम कर देगी, ठीक है। In soil with subsoil hard pan, chisel should be done every year at the starting of cropping sequence to create favorable physical conditions या environment। अगर आपकी सॉइल में हार्ड पैनल का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, मतलब आप एक बार किया लेकिन फिर आपका नेक्स्ट टाइम जब आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, खरीफ सीजन के बाद रबी में शिफ्ट कर रहे हैं, तब भी वो हो जाता है, तो आपको हर साल जो है एक बार अपने ये चिजलिंग जो है मतलब दोनों डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। इससे आपकी जो सॉइल है उसका टेक्सचर भी अच्छा होगा और उसको फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो फेवरेबल हो जाएगा आपकी क्रॉप के लिए। फिर हम अप्लाई करेंगे FIM, तो मैंने जैसे आपको बताया था कॉमन हर क्रॉप में, अभी हमने 3 पढ़ ली, तीनों में ये कॉमन है। क्या कॉमन है, तो आपको 12.5 टन FIM या कंपोस्ट यूज़ करना है, साथ में क्या 10 पैकेट्स ऑफ एजोस्पिरुलम और 10 पैकेट्स ऑफ फॉस्फोबैक्टीरिया। मैं ये भी बता चुकी हूँ, एक पैकेट जो है वो 200 ग्राम पर हेक्टेयर के बराबर होता है, ठीक है, वो ले लीजिए, या उसकी जगह 20 पैकेट एजोफोस ले लीजिए। एजोफोस क्या है, एक्चुअली इन दोनों का मिक्सचर है। ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे जो कमी हो जाती है सॉइल को, उसका ये कवर अप कर देता है, ठीक है। ऑन अनप्लॉड फील्ड एंड इनकॉर्पोरेट द मैन्योर इन सॉइल, ओके। फिर हम अप्लाई कर, और इसके अलावा हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो डिकम्पोज्ड पोल्यूट्री मैन्योर 5 टन पर हेक्टेयर टू इम्प्रूव द ग्रेन यील्ड एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अभी हमने से पीछे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सोरगम जो है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो होता है कहाँ होता है, पोल्यूट्री में, पोर्क इंडस्ट्रीज़ में भी होता है। तो आपने एक टाइप का फार्मिंग पढ़ा होगा, जैसे हम पढ़ा होगा अपने हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर वगैरह में, कि फार्मर्स क्या करते हैं कि वेजिटेबल या फ्लावर का मतलब उन्होंने प्रोडक्शन किया, ठीक है, फ्लावर्स के लिए लगाया पूरा, और साथ में उन्होंने हनी को भी वहाँ पे सेरिकल्चर टाइप्स भी किया, ठीक है, और सिल्क का भी करा। क्या होता है उससे फ़ायदा, क्या होता है इससे 2-3 चीज़ करने से, कि जो आपकी हनी भी है वो आपका पॉलिनेशन करेगी, ठीक है, उसको इतने सारे फ्लावर्स मिलेंगे तो वो और ज़्यादा आपका पॉलिनेशन करके देगी, और उसको उसके बदले शहद मिल रहा है, और फार्मर को क्या डबल बेनिफिट मिल रहा है। एक तो उसकी पॉलिनेशन की वजह से उसकी यील्ड जो है काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि उनका तो काम ही यही होता है हनी बी वगैरह का, तो वो आपका अच्छा पॉलिनेशन करके देगी और ज़्यादा आपकी यील्ड होगी, अच्छी वेराइटीज़ आपको मिलेगी, प्लस वो जो हनी बना रही है वो नेचुरल हनी को भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको एक ही फार्म में मैनेजमेंट ऐसा किया आपने कि आपको 2 बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सिमिलरली इधर भी क्या होता है कि फार्मर कुछ जो होते हैं जिनके पास फाइनेंशियली मतलब ज़्यादा पैसा होता है, प्लस वो केपेबल हो इसके, क्योंकि अगर आप एक साथ 2 चीज़ करें ना, तो वही ऐसा ना हो कि आप एक साथ 2 नाव पे कर रहे हो, ना आप वो मैनेज कर पाओ ना आप ये मैनेज कर पाओ। तो इसलिए हर फार्मर ये नहीं करता है, लेकिन जिसके पास स्किल है और जिसके पास थोड़े रिसोर्सेज हैं ज़्यादा, तो वो ये चीज़ें ज़रूर करते हैं, क्योंकि इससे बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। और एक क्या होता है कि आप राइस, मतलब और एक होता है ऐसे कि राइस का कल्टिवेशन करते हैं
और साथ में फिशेस का भी करते हैं, फिशरी भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो पानी के भी तो हमने देखा होगा गांव वगैरह में होता है कि वहाँ पे कुछ जो सीजनल उस टाइम की फिशेस होती है उसको वहाँ पे ब्रीड कर देते हैं, तो वो फिशेस उगती है, फिर वो उसमें जैसे अगर छोटा फार्मर है तो वो इतनी सी करता है कि वो उसे खुद अपना खाने के लिए यूज़ कर ले, पर जो बड़ा फार्मर होता है वो उसका प्रॉपर बिजनेस करता है। और अभी के टाइम पे ये जो फिशी कल्चर है, ये पेसी कल्चर, ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट अपग्रोइंग मार्केट है, क्योंकि इसमें इनपुट कम लग रहा है लेकिन आउटपुट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए टाइम लगता है थोड़ा सा लेकिन आउटपुट काफ़ी अच्छा है। तो फार्मर ऐसे डुअल चीज़ें करता है। तो वहीं यहाँ पे भी है कि पोल्यूट्री भी साथ में किया, तो क्या होता है कि आपका पोल्यूट्री से जो मैन्योर आ रहा है उसको आप अपने फील्ड में यूज़ कर रहे हैं एज अ मैन्योर, आपको फर्टिलाइजर मैन्योर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने उसी को यहाँ यूज़ कर लिया। और फिर जो सॉर्गम आपका बचेगा, सॉर्गम जब मतलब ग्रो करेगा, आपको मिलेगा आउटपुट आपका, उसको आप हार्वेस्ट कर लेंगे, उसमें से जो चाहिए रख लेंगे, और जो रेस्ट स्ट्रॉ होगी उसे आप अपनी पोल्यूट्री में एज अ फूड, लाइफ स्टॉक के लिए फूड यूज़ कर सकते हैं। तो इधर भी आपका बचा पैसा, उधर भी बचा, और बेनिफिट भी आपको दो मिल रहा है, पोल्यूट्री का तो मिल ही रहा है, डेयरी पोल्यूट्री का, और प्लस इधर से आपको सॉर्गम में भी मैन्योर फर्टिलाइजर के हेल्प मिल रहा है। तो ऐसे करते हैं लोग, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आप वेल डिकम्पोज, अच्छे से जो डिकम्पोज हो, उसे पार्शियली नहीं, वेल डिकम्पोज पोल्यूट्री मैन्योर ले रही है 5-10 पर हेक्टेयर के हिसाब से, उससे क्या होगा, आपका यील्ड और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, और फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल की है वो भी अच्छी हो जाएगी, उसका टेक्सचर स्ट्रक्चर जो है सॉइल का वो भी इम्प्रूव होगा, कैपेसिटी जो उसकी वाटर होल्डिंग होती है, ये सब। अब फॉर्मेशन क्या होगा, रिजेस और फरो का, ठीक है। अब ट्रांसप्लांटिंग करें तो हम ऐसे रिजेस और फरो बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, फॉर्म रिजेस एंड फरो यूजिंग रिजिडर एट 6 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर अपार्ट, ठीक है। 6 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर अपार्ट, दो के बीच में 45 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। फॉर्म इरिगेशन चैनल अक्रॉस द लॉन्ग, मतलब ये ऐसे वाला लॉन्ग कह रहा है, ऐसे वाला मत समझ लीजिएगा मैं समझ रही थी इसलिए बोल दिया। फॉर्म इरिगेशन चैनल अक्रॉस द फरो, जो भी आप फरो और रिजेस बनाएंगे उसके पास आपको इरिगेशन चैनल बनाना पड़ेगा। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ड्रेनेज सिस्टम भी रखें, क्योंकि ज़्यादा पानी आप कर देंगे तो उससे वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की, उसमें इफेक्ट आएगा, उसके पोर्स जो है वो क्लॉग्ड हो जाएंगे, तो रूट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, जो उसको न्यूट्रिशन वाटर खींचना है सॉइल में से मिनरल्स, वो अच्छे से ले नहीं पाएगा, ठीक है। और पर्कोलेशन में भी प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए ड्रेनेज का सिस्टम भी बना के रखना ज़रूरी है। अल्टरनेटिवली अगर आपने रिजेस और फरो बनाई है तो ये सिस्टम है क्या, 6 मीटर लॉन्ग और 45 मीटर अपार्ट आप बना दीजिए, उसके आसपास इरिगेशन और ड्रेनेज चैनल बना दीजिए। लेकिन अगर उसकी जगह आप सीड बेड्स बना रहे हैं तो आप कैसे बनाइएगा, 10 मीटर स्क्वायर 20 मीटर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिएगा, वो टाइपिंग टाइम नहीं हो पाएगा। अल्टरनेटिवली फॉर बेड्स ऑफ साइज 10 मीटर स्क्वायर और 20 मीटर स्क्वायर डिपेंडिंग ऑन एबिलिटी ऑफ वाटर, आपकी वाटर की एबिलिटी कितनी है, क्योंकि आपको एक डेप्थ मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास कम है वाटर एबिलिटी तो आप 10 ही रखिए उसकी, मतलब हाइट सीड बेड की, लेकिन आपके पास अच्छा वाटर है, ठीक है, अमाउंट है वाटर का, रिसोर्स है आपके पास, तो आप उसकी बेड की डेप्थ जो है वो 20 मीटर स्क्वायर रख सकते हैं। ये देखिए ऐसे होता है सॉर्गम का। फिर अब एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, अब फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन, एक तो ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है आपके पास और दूसरा आपके पास डायरेक्ट सोड है, तो उन दोनों के हिसाब से आप देखेंगे कि कैसे फर्टिलाइजर अप्लाई करना है। पहले ट्रांसप्लांटेड क्रॉप के लिए तो एनपीके जो है वो जैसे रिकमेंडेड होगा सॉइल टेस्ट के हिसाब से वैसे यूज़ करिए, पर एक रफ आइडिया देने के लिए क्या होता है 90:45:45 होता है, क्या होता है 90:45:45 एनपीके रेशियो, केजी पर हेक्टेयर में होता है ये रेशियो में, तो ये लिखता नहीं यूनिट, पर वैसे मैं बताती हूँ 90 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन, 45 kg पर हेक्टेयर फॉस्फोरस, 45 kg पर हेक्टेयर पोटेशियम, ऐसे है ये, ठीक है। अब नाइट्रोजन को अप्लाई कैसे करना है, तो 50%, 25%, 25% इस टाइप से आपको उसको अप्लाई करना है। मतलब पहले तो आप नाइट्रोजन को आधा आधा बांट लीजिए, ये 50% जो है इसको आप बेसली यूज़ करेंगे, ठीक है, एज अ बेसल यूज़ कर लिया। फिर जो आधा आपने रखा था उसका भी आधा आधा, यानी 25% 25% करिए। पहले 25 को 15 दिन के बाद डालिए और फिर इसको 30 दिन के बाद, ठीक है, डे आफ्टर सोइंग। तो 50% एट बेसल, 25% आफ्टर 15 days ऑफ सोइंग एंड अगेन 25% आफ्टर 30 days ऑफ सोइंग। लेकिन फुल डोज जो है आपका फॉस्फोरस और पोटेशियम का बेसली यूज होना चाहिए, मतलब प्लांटिंग से पहले। फिर
In case of rigid plant crop, open furrow for 5 cm depth on the side of ridges at 2/3 the distance from the top of ridge and place fertilizer mixture along the furrow and cover up with soil. ठीक है, अगर आपका रिजेस वगैरह है तो आप एक ओपन फरो बनाइएगा 5 सेंटीमीटर डीप का, उसमें आप और रिजेस के 2/3 डिस्टेंस तक में आप फर्टिलाइजर मिक्सचर को अच्छे से डाल दीजिएगा और फिर सॉइल को 2 सेंटीमीटर सॉइल से मतलब जो कवर करेंगे सॉइल की लेयर 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए. सॉइल एप्लीकेशन ऑफ, ये तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा ना कि एजोस्पेरुलम, इसके अलावा आप एजोस्पेरुलम 10 पैकेट्स प्लस फॉस्फोबैक्टीरिया 10 पैकेट्स या उसकी जगह पे एजोफोस डाल सकते हैं 20 पैकेट्स. ठीक है, उसको मिक्स कर दीजिए आप FIM के साथ और उसको आप FIM 25 kg प्लस सॉइल 25 kg और उसको आप बिफोर सोइंग और आफ्टर सोइंग, ठीक है, दोनों टाइम यूज कर सकते हैं. फिर आता है डायरेक्ट सोइंग. ऊपर जैसे आपने किया डायरेक्ट सोइंग में भी सेम वैसे ही होगा. सेम क्या, तो यही NPK की जो सॉइल टेस्ट होगा उसके हिसाब से रिकमेंडेड डालेंगे, नहीं तो रेशियो आपको पता है 90:45:45. उसको कैसे अप्लाई करना है, तो वही नाइट्रोजन को 50:25:25 की रेशियो में, बेसल 15 डेज 30 डेज आफ्टर सोइंग और फॉस्फोरस और पोटेशियम का बेसली फुल डोज. ठीक है, ये तो दोनों सेम ही रहेगा. और उसके अलावा वही एजोस्पेरुलम 10 पैकेट्स और एजोफोर्स जो होता है 20 पैकेट्स वाला सिस्टम कर सकते हैं. अगर आपने सोइंग प्योर सोइंग की है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सोइंग में होता है ना, हम इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं, मतलब क्रॉप जो है साथ में एक और ग्रो करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग, ये आपने पढ़ा हुआ है ना. तो वही अगर आपने सोरगम के साथ कोई पल्स क्रॉप ग्रो की है, ठीक है, हम ये बेसिकली करते क्यों हैं कि जैसे आपने ये सोरगम को एक लाइन में ग्रो किया, फिर इधर दूसरा सोरगम किया, अब इतना स्पेस तो बच गया, तो लैंड को वेस्ट ना हो, लैंड को यूटिलाइज करने के लिए हम इसमें एक और सेकेंडरी क्रॉप ग्रो कर देते हैं. ठीक है, अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम इंपॉर्टेंस देंगे हमारी प्राइमरी क्रॉप सोरगम को, लेकिन सेकेंडरी क्रॉप भी हमारी ग्रो होगी. हम देंगे सब कुछ वैसे ही, लेकिन हमारा ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो सोरगम हमारी प्राइमरी क्रॉप पे होगा. ठीक है, क्योंकि हमने सेकेंडरी क्यों उगाया, हमें सेकेंडरी प्रोडक्शन तो चाहिए, लेकिन मेनली हमने उसको ग्रो किया है कि हमारे जो लैंड वेस्ट हो रहे थे वो वहाँ पे कवर अप हो जाए. ठीक, तो हम सोरगम के साथ पल्सेस ग्रो कर सकते हैं कैसे भी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, काउपी, इनमें से कोई यूज़ करते हैं. ठीक है, उसको कैसे करना है, तो 30 सेंटीमीटर फरोज बना के अपार्ट एंड डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर. इन केस ऑफ सोरगम रेज्ड एज अ मिक्स्ड क्रॉप विथ पल्सेस क्रॉप, कौन सी, तो ग्राम, ब्लैक, ग्रीन ग्राम और काउपी. ओपन फरो 30 सेंटीमीटर अपार्ट टू द डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर. अप्लाई फर्टिलाइजर मिक्सचर इन 2 लाइन, मतलब वही सोरगम की 2 लाइन होगी उसमें कीजिए, और एक लाइन जो होगी वो आपकी उसकी होगी जो आपने सेकेंडरी क्रॉप लगाई है, कोई भी पल्स जो भी लगाई है. ठीक है, तो फर्टिलाइजर भी बोल रहा है कि एप्लीकेशन जो आपकी 2 लाइन जो है सोरगम की उसमें लगा देना है और 2 सेंटीमीटर तक उसको मतलब उसकी लेयर होनी चाहिए. ठीक है, स्किप द थर्ड रो इन विच पल्स क्रॉप टू बी रेस्ड एंड प्लेस फर्टिलाइजर मिक्सचर इन नेक्स्ट 2 रोज. ठीक, नेक्स्ट 2 रोज फिर कौन सी होगी, सोरगम की होगी. फिर हम थर्ड को स्किप कर देंगे. थर्ड कौन सी, ये अपनी पल्स क्रॉप की. क्यों, क्योंकि हमारा मेन जो मोटो है वो है हमारी प्राइमरी क्रॉप को ग्रो करना, इसी वजह से. और लेकिन अगर आप एजोस्पेरुलम यूज़ कर रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन जो भी रिकमेंडेड है उसका 75% यूज़ करना है, क्योंकि एजोस्पेरुलम में भी ऑलरेडी नाइट्रोजन के लिए वो यूज़ करते हैं हम लोग सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए. इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, ना ख़राब हो जाएगा, ख़राब. हाँ, ठीक है, फिर हम करेंगे अब सोइंग. ये तो हमने देख लिया भैया, ये मैन्योर फर्टिलाइजर डाल दिया. अब सोइंग के लिए पहले उसको सोइंग करेंगे, तो पहले ट्रांसप्लांटिंग को आपकी कैसे करेंगे, तो जैसे ही मैंने बोला ना 15 से 18 दिन का जब वो हो जाएगा तो उसको पुल आउट कर लेंगे. 18 दिन के बाद नहीं करना, वरना यील्ड जो है वो आपकी इफेक्ट करेगी. तो 15 से 18 दिन के बीच में आप सीडलिंग को पुल आउट कर लेंगे. पुल आउट करते ही हम क्या करेंगे, एक स्लरी प्रिपेयर करेंगे. अब वो प्रिपेयर कैसे होगा, तो उसमें आप 5 पैकेट एजोस्पेरुलम के डालेंगे और 5 पैकेट फॉस्फोबैक्टीरिया के. और अगर ये दोनों नहीं मिल रहा है आपको अवेलेबल है तो आप क्या करिएगा, पता है आपको, उसकी जगह पे 10 पैकेट्स आप यूज़ कर लेंगे एजोफोस के. ठीक है, कितने में, तो 40 लीटर ऑफ वाटर में उसका एकदम स्लरी बना दिया आपने. उसके बाद जैसे आप पुल आउट करेंगे, मतलब एक साथ 4-5 किया पुल आउट, उसके बाद उसके रूट को आप डिप करेंगे उस सॉल्यूशन में 15 से 30 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद निकाल के उसको ट्रांसप्लांट करते जाएंगे. ठीक है, हमने ये फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, ये सिस्टम हम करते हैं ताकि
जो उसकी ग्रोथ है वो ज़्यादा जल्दी बढ़े, ठीक है। प्लांट 1 सीडलिंग पर हिल, और कितनी डेप्थ पे, तो 3 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ पे। स्पेसिंग ऑफ 15 सेंटीमीटर बिटवीन प्लांट इन द रो विच आर प्लांटेड प्लांट्स पर मीटर, ठीक है। स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होनी चाहिए, और डेप्थ तो 3 से 5 सेंटीमीटर, और स्पेसिंग 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए रोज के बीच में। फिर डायरेक्ट सोइंग में क्या करते हैं, तो सीड रेट हमने पता है ये 10 kg पर हेक्टेयर लेते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने वाली, कि अगर प्योर आपने लिया है तो 10 kg पर हेक्टेयर। अगर आपने इंटरक्रॉपिंग की है सॉर्गम के साथ कोई पल्स की, तो सॉर्गम का जो सीड रेट है वो 10 kg पर हेक्टेयर ही रहेगा, और पल्सेस का भी क्रॉप सीड रेट जो है वो 10 kg पर हेक्टेयर ही होगा, ठीक है। इन केस ऑफ प्योर, अगर आपने प्योर सॉर्गम लिया है तो आपको स्पेसिंग 15 सेंटीमीटर की बिटवीन रोज एंड 45 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, मेंटेन करके रखना है, और एक प्लांट पर हिल आपको ग्रो करना है। लेकिन अगर सॉर्गम आपने इंटरक्रॉपिंग करके किया है तो 1 पेयर्ड रो, 1 पेयर्ड यानी 2 रोज, 1 पेयर्ड रो ऑफ सॉर्गम अल्टरनेटेड विद सिंगल रो ऑफ पल्सेस, 2, और उसमें अल्टरनेटिवली एक सिंगल रो होगी पल्स की, ठीक है। स्पेस जो आपकी सॉर्गम और पल्स के बीच का होगा रो में, वो 30 सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए, ठीक। एक होती है 4H काउपी, उसकी वैरायटी है CO1, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। कैन बी इंटरक्रॉप्ड इन सॉर्गम एट 2 रोज बिटवीन पेयर्ड ऑफ सॉर्गम। अभी हमने ऊपर क्या बोला कि पल्सेस है तो एक रो होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने 4H काउपी CO1 यूज किया है तो आप 2 रोज, ठीक है, बनाएंगे अब 2 रोज बिटवीन पेयर्ड रो ऑफ सॉर्गम। अब ट्रांसप्लांटिंग भी हो गई और डायरेक्ट स्विंग भी हो गई, कैसे दोनों को करना है। अब डालने के बाद हम क्या करते हैं, वीड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट। तो पहले हम करेंगे वीड मैनेजमेंट। तो प्री हर्बिसाइड्स यूज, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स। प्री इमर्जेंस क्या होता है, सोइंग करने से जो पहले हम हर्बिसाइड्स यूज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे कॉमन प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड हम सबको पता है होता है एट्राजीन। क्या होता है, एट्राजीन। तो एट्राजीन 50 WP वाला हम यूज करेंगे 500 ग्राम पर हेक्टेयर के लिए ऑन 3rd डे आफ्टर सोइंग। डे आफ्टर सोइंग को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम लिखते हैं DAS, दैट्स डे आफ्टर सोइंग। अगर डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग होता है तो D डे, A फॉर आफ्टर, T फॉर ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। DAS और DAT का ध्यान रखिएगा, ठीक है, डे आफ्टर सोइंग और डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। तो हम वाटर मैनेजमेंट में आ गए, सॉरी। हाँ, अप्लाई प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड एट्राजीन 50 WP 500 ग्राम पर हेक्टेयर ऑन 3 days आफ्टर सोइंग। कैसे, तो वही स्प्रे सिस्टम जो होता है आपका, उसके लिए आप रॉकर स्प्रे, बैक स्प्रे और स्नैप स्प्रे जो होता है, स्नैपसेक स्प्रे, कोई भी स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं। मेनली आपको स्प्रे सिस्टम से उसको यूज करना है, ठीक है। हर्बिसाइड्स को बस हर्बिसाइड वैसे ही यूज़ करते ही हैं, फोटोज़ में नहीं दिखाते वैसे वाला। और फिटेड विद लेस फैन, हाँ वही नोजल जो होता है, उसमें पानी कितना होगा, तो 900 लीटर्स ऑफ वाटर होगा 1 हेक्टेयर के लिए, ठीक। ये क्वांटिटीज होती हैं। क्या करना है हमें, फिर से एक बार देख लेते हैं। 900 लीटर वाटर लिया है 1 हेक्टेयर के लिए, उसमें हमने एट्राजीन जो है वो 500 ग्राम डाल दिया है। और उसे कब स्प्रे करेंगे, तो हम उसे स्प्रे करेंगे 3 days आफ्टर सोइंग। सॉर्गम एक्चुअली क्या होता है, ये स्लो ग्रोइंग होता है। अर्ली स्टेजेस में, स्टार्टिंग के स्टेज में ये काफ़ी स्लोली ग्रो करता है, ठीक है। और इस टाइम पे वीड कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है उसके लिए, उसकी ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो स्लोली ग्रो कर रहा है। वही वीड जो है उनका तो होता ही है प्रॉपर्टी फटाक से ग्रो कर जाने का और फिर उसके साथ कंपटीशन करने का। तो ये प्रॉब्लम जो है स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में आ जाती है। तो इसीलिए हमें फील्ड को जो है 45 days तक एकदम वीड फ्री रखना होता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आफ्टर प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड एप्लीकेशन 1 hand वीडिंग ऑन 30 to 35 days आफ्टर सोइंग में बी गिवन। अगर आपने पल्स क्रॉप साथ में रेस की है तो एट्राजीन यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हो एंड हैंड वीडिंग ऑन द 3rd day ऑफ ट्रांसप्लांटिंग इफ हर्बिसाइड इज नॉट यूज। और अगर आपने हर्बिसाइड यूज नहीं किया, जैसे कि अगर आपने पल्स ग्रोथ इंटरक्रॉपिंग के लिए, या मिक्स क्रॉपिंग भी बोल सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग का ही एक पार्ट है मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है।
अगर वो किया आपने तो पल्सेस जो है वो आप ग्रो कर रहे हैं तो आप अट्राजीन यूज़ नहीं कर सकते। आप अट्राजीन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हो और हैंड ब्रीडिंग करेंगे 10th डे ऑफ ट्रांसप्लांटिंग में। अब आपने वीड को भी हटा दिया, अब आप उसमें पानी डालेंगे। तो सॉर्गम जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि मेनली कैसे यूज़ किया जाता है, एज अ रेन फिट क्रॉप, ठीक है। द इरीगेशन शुड हाउएवर बी प्रोवाइडेड व्हेन एवर रेन आर नॉट रिसीव्ड। वैसे तो हम उसे रेन फिट के तरीके से ग्रो करते हैं, लेकिन जब एरिया में वाटर है ही नहीं, जिस एरिया में इरिगेशन मतलब सॉरी रेनफॉल नहीं होता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको इरिगेटेड मेथड से करेंगे। हम अलग अलग रिसोर्सेज से, ट्यूब्स, वेल, डैम्स, ये जो भी आपके पास रिसोर्स है, पॉन्ड्स, वहाँ पे आप अपना पानी कलेक्ट करेंगे और फिर उसे इरिगेट करेंगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज द क्रॉप रिक्वायर्स मोर वाटर। जैसे हर में क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं ना, उस टाइप से पानी का सबसे ज़्यादा मतलब क्रिटिकल स्टेज क्या कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन के, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन स्टेजेस पे सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है, नॉर्मल के कंपैरिजन में। मतलब नॉर्मली अगर आप थोड़ा बहुत पानी ऊपर नीचे करते तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि आपने इरिगेट उतना नहीं किया या क्रैक लाइन्स आई लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, चलेगा। लेकिन वो जो क्रिटिकल स्टेज जब आता है, जैसे सिल्किंग हो गया, टैजलिंग हो गया, मेज़ में हमने पढ़ा था, इस टाइप के जब स्टेजेस आते हैं तब आपको इरिगेशन करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि वरना आपकी जो यील्ड है वो उतनी प्रॉपर नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें जो होती है ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आपने इग्नोर किया तो आपने सब कुछ किया, ठीक है, आपने फर्टिलाइज़र भी अच्छा यूज़ किया, आपने इरिगेशन भी दिया, आपने अच्छे से नर्सरी भी प्रिपेयर किया, आपने बेस्ट सीड क्वालिटी के प्लांट्स लिए, वो सब अच्छा किया है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं आएगा, फिर भी आपको यील्ड उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्रिटिकल स्टेजेस पे इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, आपने अर्ली स्टेजेस पे वीट पे कंट्रोल नहीं किया, फिर बाद में आप उसमें बहुत सारा हर्बिसाइड्स डाल रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि यील्ड तो जो स्टार्टिंग में इफेक्ट करनी थी हो गई। सॉर्गम में तो अर्ली स्टेजेस इंपॉर्टेंट होती हैं, वो तो निकल लिए, तो अब क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसमें हम यही सब चीज़ें ध्यान रखते हैं, उसमें हम कोई फर्टिलाइज़र, ये हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सब यूज़ नहीं करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, तो इन स्टेजेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। खैर ऑर्गेनिक फार्मिंग जब पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक, तो उसमें भी देखेंगे और क्या क्या होता है। अभी हम लोग कहाँ पे थे, ये तो हो गया था कि एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग और ग्रेन फिलिंग स्टेजेस क्रॉप जो है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर मॉइस्चर जो है वहाँ पे इनफ नहीं हुआ फ्लावरिंग और ग्रेन फिलिंग के स्टेज के टाइम पे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उस टाइम पे तो इरिगेशन करना ही करना चाहिए, ठीक है, लिखा ना, एटलीस्ट वंस, एक ही बार करिए, लेकिन उस टाइम पे इरिगेशन ज़रूर करिए। एट नो स्टेज द प्लांट शुड बी अलाउड टू विल्ट। विल्ट तो किसी स्टेज में नहीं होने देना है आपको, ठीक है। विल्टिंग हो रही है तो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालिए। सुटेबल ड्रेनेज कंडीशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस रेन वाटर फ्रॉम द फील्ड। जो भी एक्स्ट्रा रेन, अब आपने इरिगेशन कर दिया वेल ट्यूब से और तभी बारिश भी हो गई नेक्स्ट 2 डेज, तो फिर आपका पानी भर जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, तो उसका ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका ड्रेनेज का भी ध्यान रखिएगा। पानी कितना चाहिए होता है ग्रेन सॉर्गम क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली अबाउट कह सकते हैं 400 मिलीमीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रेस ग्रेन क्रॉप सॉर्गम। अब फिर हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग करेंगे। तो कैसे पता चलेगा, हर बार हमारा एक सवाल रहता है कि हार्वेस्ट करने का टाइम कैसे पता चलेगा कि अब हमारी क्रॉप रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। तो ऑब्जर्व करिए आप क्रॉप को, जब क्रॉप मेच्योर होगी तो उसकी जो लीव्स है ना वो येलो टर्न होने लगेंगे और जो उसमें अपीयरेंस है वो ड्राई सा अपीयरेंस होने लगेगा, ठीक है। तो क्या पता चल जाएगा, जो हमारे ग्रेन्स जो है वो हार्ड और फ्रिम होने लगेंगे, ठीक है, सॉफ्ट नहीं रहेंगे, हार्ड होने लगेंगे। जैसे मेज़ में था ना कि हार्ड होने लगेंगे, येलोइश हो जाएंगे, ड्राई अपीयरेंस देने लगेंगे, उसमें भी ऐसे था, इसमें भी यही है। लीव्स आपके येलो टर्न हो जाएंगे और ड्राई अपीयरेंस देने लगेंगे, ग्रेन्स जो है वो ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। इस स्टेज पे आपको हार्वेस्टिंग कर लेनी है, ठीक है। एंड कट द ईयर हेड सेपरेटली। स्ट्रॉस को 1 हफ्ते बाद आप कट करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं और फिर स्टैक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपकी टॉल वेराइटीज़ है जैसे के टॉल 11 वगैरह थी, तो कट द स्टेम एट 10 to 15 सेंटीमीटर, जैसे ग्राउंड है तो उससे 10 to 15 सेंटीमीटर अबव रखेगा आफ्टर सेपरेटिंग द ईयर हेड एंड स्टैक द स्ट्रॉस। ड्राई द ईयर हेड्स और उसके बाद उसको हम थ्रेशिंग करते हैं, विनोइंग वगैरह जो भी होता है ये सब थ्रेशिंग विनोइंग करते हैं। उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, उसे स्टोर कर लेते हैं। और वो जो हमने स्टॉक्स काटे थे, अगर नॉर्मल है तो
जड़ से काट, मतलब जड़ से थोड़ा सा ऊपर काट देते हैं। और अगर वही आपकी टॉल वेराइटीज़ है तो जो ग्राउंड है लेवल उससे 10 to 15 सेंटीमीटर अबव पे कट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसको भी हम ड्राई करते हैं, स्टैक करते हैं और फिर उसको अपनी पोल्यूट्री या फिर जो भी हमारे पास पॉक है इन सबको, कैटल्स को जो है, लाइफ स्टॉक को खिला देते हैं, फीड करने के लिए उसे यूज़ कर लेते हैं। तो ये खत्म हुआ हमारा इरिगेशन वाला, इरिगेटेड सॉर्गम। अब बस 2 बच्चे हैं, वो लेक्चर बहुत 10 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं। उसमें रेनफेड में सारे मेथड्स तो सेम ही है, बस इरिगेशन वाला हट जाएगा और थोड़ा बहुत जो होगा चेंज वो देखेंगे, और एक रटून सॉर्गम क्रॉप देखेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें उसमें देखेंगे। 10 मिनट का मैक्स लेक्चर होगा, 10 से 15 मिनट का, और फिर आपका सॉर्गम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम वही जो हमारा सीरीज चल रहा था क्वेश्चन वाला उसे भी कंप्लीट करेंगे, मतलब आगे स्टार्ट करेंगे। बीच में भी काफ़ी गैप हो गया ना लेक्चर्स में, अब नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद मैं आपको डालती रहूँगी, ज़्यादा इंटरवल नहीं रखूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, कोई भी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अब इसके बाद कोई और मतलब जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं तो आप सजेशन ज़रूर दीजिए, ठीक है। आप लोग फैमिली मेम्बर की तरह हैं तो प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।